नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के गठन पर बीजेपी और शिंदे आमने सामने। डिप्टी सीएम फडणवीस गृह मंत्रालय पर अड़े, शिंदे खुद अपने पास रखना चाहते हैं गृह मंत्रालय। सवालों के घेरे में राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बदहाली के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने। उद्घाटन के पहले ही एक्सप्रेसवे के नीचे की जमीन हुई खोखली, दिखने लगी दरारें। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की फिर खुली पोल। दरभंगा यूनिवर्सिटी के छात्र को मिले 100 में से 151 अंक। छात्र की मार्कशीट सोशल मीडिया पर वायरल, यूनिवर्सिटी से हुई चूक। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला एक और गोल्ड। वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रिनुंगा ने 300 किलो वजन उठाकर बनाया रिकॉर्ड। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है झारखंड से, जहां बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। झारखंड में कैश कांड सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर सोरेन सरकार को गिराने की कोशिश का आरोप लगाया और बीजेपी की इस साजिश को लेकर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके बाद पार्टी ने अपने तीनों विधायकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। क्या कुछ हुआ है, अभी इस खबर पर भी करेंगे हम विस्तार से चर्चा। वहीं संजय राउत के खिलाफ पात्रा चौल मामले में अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और आज अचानक ईडी ने उनके घर धावा बोल दिया और दिन भर पूछताछ चली, जिसके बाद ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। इसके अलावा आज किसानों का मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। पंजाब और हरियाणा में एक बार फिर किसानों की नाराजगी देखने को मिली। साथ ही जानेंगे कि महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कैसे मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस और मोदी कैबिनेट में किसे मिल सकती है जगह, इस पर भी करेंगे बात। इसके अलावा और भी बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने के बाद अब बीजेपी की नजर झारखंड पर पड़ गई है, जिसके लिए पार्टी बार बार अलग अलग दांव चल रही है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे बीजेपी की साजिश का खुलासा हो गया और कांग्रेस ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का गंभीर आरोप लगा दिया और अपने 3 विधायकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, जिनकी गाड़ी में कैश बरामद हुआ था। और क्या कुछ हुआ, आज देखिए खास रिपोर्ट में। क्या देश के ज्यादातर राज्यों पर कब्जे का सपना पूरा करने के लिए बीजेपी विरोधी दलों की सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है? क्या महाराष्ट्र के बाद अब पार्टी की नजर झारखंड पर है? क्या यहाँ भी गठबंधन की सरकार को गिराना चाहती है पार्टी? ये सवाल झारखंड में कैश कांड के सामने आने के बाद उठाए जा रहे हैं। दरअसल झारखंड के 3 कांग्रेस विधायक समेत 5 लोगों से बंगाल के हावड़ा में 50 लाख रुपए कैश मिला है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में इन विधायकों की एसयूवी गाड़ी से कैश बरामद किया था। हावड़ा के एसपी ग्रामीण ने बताया कि नेशनल हाईवे 16 पर नाकेबंदी कर गाड़ी को रोका गया तो उसमें झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और नमन बिक्सल कोंगरी थे। जब गाड़ी की जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में कैश मिला। वहीं झारखंड कांग्रेस प्रभारी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि इन तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी गठबंधन सरकार गिराने के लिए चलाया गया ऑपरेशन लोटस असफल हो गया है। बीजेपी ने जो महाराष्ट्र और एमपी में किया, झारखंड में भी वही दोहराने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश देखी गई थी। मैं विधायकों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने खुद को नहीं बेचा। वहीं अब इस मामले में झारखंड के एक कांग्रेस विधायक ने ऑपरेशन लेटर बम फोड़ा है, जिसमें उन्होंने इसके तार असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के साथ जोड़े हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को दोषी ठहराया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने बीते कई दिनों तक दिल्ली में डेरा डाला हुआ था। उन्होंने हमारे किस किस विधायक से बात की है, इसकी फोन रिकॉर्डिंग समेत सभी रिकॉर्ड हमारे पास हैं। समय आने पर इसको सबके सामने लाया जाएगा। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का भी इस मामले में बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोग भी हमारे संपर्क में रहते हैं। हालांकि हम लोग राजनीति की बातें नहीं करते। अब भले ही सीएम सफाई दे रहे हो, लेकिन बीजेपी की साजिशों से हर कोई वाकिफ है। अब झारखंड में क्या खेला होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। 3 विधायकों के गिरफ्तार होने के बाद एक पत्र के जरिए से ये भी खुलासा हुआ कि सरकार गिराने की साजिश में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का भी नाम है। यानी सरकार गिराने की पूरी प्लानिंग चल रही थी, लेकिन समय रहते साजिश सामने आ गई। झारखंड में भले ही सरकार बच गई, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी विरोधी दल अपनी सरकार नहीं बचा पाए थे। अब महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है और विरोधी दल के नेता मुसीबत में हैं। डर ईडी का ही है, जिसने आज शिवसेना सांसद
संजय राउत को हिरासत में ले लिया। क्या है मामला, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, जिसके बाद से महाराष्ट्र में सियासी ड्रामा और तेज हो गया है। सत्ता पलट के बाद से वार पलटवार के दौर के चलते राज्य का सियासी तापमान पहले ही चढ़ा हुआ था और आज अचानक से राउत के घर सुबह 7 बजे ईडी ने धावा बोल दिया, जिसने राज्य की राजनीति में कोहराम मचा दिया। 9 घंटे तक राउत से चली पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मामला मुंबई के गोरेगांव इलाके में पात्रा चौल से जुड़ा है। ये महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन है। इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ और राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। उधर राउत के खिलाफ अचानक हुई इस कार्रवाई पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का गुस्सा भी फूट पड़ा। उन्होंने कहा, बेशर्मी से उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और आवाज को चलने की कोशिश हो रही है। कुछ दिन पहले राउत को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन संजय राउत ने पत्र लिखकर आगे का समय मांग लिया था। लेकिन फिर भी आज अचानक से उनके घर छापा मारा गया, जिसके बीच संजय राउत ने ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था, झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत के बाद भी मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। वहीं अचानक हुई ईडी की इस कार्रवाई को बीते दिन महाराष्ट्र में हुई घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल बीते दिन राज्यपाल कोश्यारी ने महाराष्ट्र को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिस पर बीजेपी बुरी तरह घिर गई थी। ऐसे में ईडी का इस्तेमाल करके सरकार इस मुद्दे को दबाकर ध्यान भटकाने की कोशिश में लग गई है, जिससे विपक्ष इस मुद्दे को ज्यादा ना भुना सके। दरअसल एक सभा के दौरान कोश्यारी ने बोल दिया था कि अगर गुजराती और राजस्थानी चले जाएं तो मुंबई में पैसे नहीं बचेंगे, फिर महाराष्ट्र में क्या बचेगा। देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई का दावा भी खत्म हो जाएगा। जिस बयान के बाद बीजेपी ने भी कोश्यारी से दूरी बना ली थी, लेकिन बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। संजय राउत पात्रा चौल मामले में ईडी के निशाने पर आ गए हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या राउत के खिलाफ ये कार्रवाई राज्यपाल कोश्यारी के बयान से मचे बवाल को दबाने के लिए की गई है, क्योंकि बीते दिन उनका जो बयान था उससे विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा था, जिससे बीजेपी घिर गई थी। वैसे बीजेपी और केंद्र के खिलाफ आज किसानों का गुस्सा भी फूट पड़ा, जिसका असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला और केंद्र की वादाखिलाफी से नाराज होकर किसानों ने प्रदर्शन किया। देखिए खास रिपोर्ट। पंजाब में राज्य भर के किसानों ने आज रेलवे ट्रैक को घेर लिया। राज्य भर में किसानों ने 4 घंटे तक रेलवे यातायात को बाधित रखा। किसानों का ये विरोध प्रदर्शन 11 बजे से 3 बजे तक जारी रहा। किसानों का विरोध प्रदर्शन किसान संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की अपील पर हुआ था। 40 किसान संगठनों के एक समूह एसकेएम ने एमएसपी को सही तरीके से लागू करने की मांग पर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की अपील की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। किसानों ने आज मोदी सरकार के खिलाफ विरोध में अमृतसर के वल्ला, भटिंडा, अंबाला के शंभू टोल प्लाजा, पंचकुला के बरवाला और कैथल के चीका में विरोध प्रदर्शन किया है। अमृतसर में विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे किसानों ने कहा कि जब हमने दिल्ली में विरोध किया तो केंद्र ने हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसमें कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई। हम फसलों के लिए एमएसपी लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन की वजह से 50 से ज्यादा ट्रेनें बाधित रही, जिससे यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज के प्रदर्शन के लिए फैसला 11 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन के दफ्तर में मीटिंग के दौरान लिया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब सरकार के खिलाफ भी कई मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। एसकेएम ने मान सरकार के गन्ने का भुगतान नहीं करने और व्हाइट फ्लाई की वजह से बर्बाद हुए कॉटन क्रॉप का मुआवजा नहीं दिए जाने के खिलाफ 3 अगस्त को किसानों से सड़क पर आने की अपील की है। किसान नेताओं ने एमएसपी के मसले पर केंद्र की बनाई कमेटी को खारिज कर दिया था और कहा था कि 22 अगस्त को किसान दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के 1 साल लंबे चले आंदोलन के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान किया था। कृषि कानून तो केंद्र सरकार ने वापस ले लिए, लेकिन किसानों की दूसरी मांगों को अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर अब किसान एक बार फिर सड़कों पर उतर गए हैं। किसानों से किए वादे पूरे करने में सरकार देरी कर रही है। ऐसे में आंदोलन फिर से शुरू होने के आसार हैं। वैसे प्रदर्शन तो अब कांग्रेस करने वाली है सरकार के खिलाफ, क्योंकि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है और कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। ऐसे में चर्चा से भाग रही सरकार को घेरने के लिए अब कांग्रेस ने नया प्लान तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। विपक्ष इस वक्त जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके लिए संसद से सड़क तक विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार हर जगह विपक्ष की आवाज दबा रही है।
संसद में विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है तो वही सड़क पर पुलिस बदसलूकी करती है। यानी सरकार आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए राजी नहीं है। लेकिन विपक्ष के तेवर फिर भी ठंडे नहीं पड़ रहे हैं और वो सरकार का लगातार मुकाबला कर रही है और सरकार को घेरने के लिए नई नई रणनीति बना रही है। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने के लिए पार्टी 5 अगस्त को व्यापक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में पार्टी के सांसद इन मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे और चलो राष्ट्रपति भवन के नाम से इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत संसद से होगी। इसके साथ ही CWC सदस्य और वरिष्ठ नेता PM आवास का घेराव करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पहले से ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। 5 अगस्त को राज्यों की राजधानी में कांग्रेस पार्टी राजभवन का घेराव भी करेगी। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी की तरफ से विधायकों, MLC, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेताओं को राजभवन के घेराव में शामिल होने को कहा गया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है और 18 जुलाई को मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों में बढ़ती कीमतों और GST का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बाद कांग्रेस ने ये ऐलान किया है। कांग्रेस के ये तल्ख तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वैसे मुश्किल में तो बीजेपी पहले ही फंसी हुई है, जिसका कारण है मानसून सत्र के बाद होने वाला मोदी कैबिनेट में बदलाव। बीजेपी के सामने मुश्किल है कि कैबिनेट में किसे जगह दी जाए और किसे नहीं। बीजेपी 2024 की जंग के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है। दिल्ली से लेकर बिहार तक बीजेपी बैठकें कर रही है। बिहार में भी बीजेपी 2 दिवसीय बैठक कर रही है, जहां बीजेपी के 750 नेता हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा जीत का मंत्र दे रहे हैं। बीजेपी मिशन 2024 की रणनीति के तहत संगठन स्तर पर कई बदलाव कर रही है। इन तमाम बदलावों के बीच केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल और विस्तार की सुगबुगाहट भी है। संसद के मॉनसून सत्र के बाद इसकी संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट विस्तार में JDU और शिवसेना के बागी गुट को जगह मिल सकती है। सरकार में अभी सहयोगी दलों से कुछ ही कैबिनेट मंत्री हैं। अगर फेरबदल होता है तो इसकी संख्या बढ़ सकती है। अभी केंद्र सरकार में पशुपति पारस कैबिनेट मंत्री, अनुप्रिया पटेल और रामदास आठवले बतौर राज्य मंत्री शामिल है। पिछले दिनों राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने और फिर से चुनकर न आने से JDU के RCP सिंह और बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया था। ये दोनों अब तक किसी पद पर नहीं हैं। RCP सिंह के इस्पात मंत्रालय को ज्योतिरादित्य सिंधिया और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय स्मृति ईरानी को दिया गया है। इस बीच शिवसेना के बागी गुट के बीजेपी के साथ आने और महाराष्ट्र में सरकार बनने के बाद उसे भी केंद्र में जगह दिए जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अभी प्रधानमंत्री समेत 29 कैबिनेट मंत्री हैं। 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों के साथ 47 राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्रियों में 2 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। खबरों के मुताबिक मंत्रिपरिषद में छोटा फेरबदल किया जा सकता है, जिसमें अधिकतम 1 दर्जन मंत्री शामिल या प्रभावित होंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रियों में अभी 5 मंत्रियों के पास 3-3 मंत्रालय हैं। इनमें पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, सर्बानंद सोनोवाल, अश्वनी वैष्णव और जी किशन रेड्डी शामिल हैं। अब देखना होगा शिंदे गुट के कितने विधायकों को मोदी कैबिनेट में जगह मिलती है, क्योंकि महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि शिंदे और बीजेपी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर तकरार देखने को मिल रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार असमंजस में है। समस्या सबसे ज्यादा JDU की ओर से है, क्योंकि नीतीश कुमार एक सीट पर तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या PM मोदी इस बार नीतीश के आगे झुकेंगे या फिर उनकी जिद के चलते JDU मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। इधर बीजेपी 2024 की तैयारी पर फोकस कर रही है, तो उधर समाजवादी पार्टी ने भी अभी से 2024 की तैयारी तेज कर दी है और यूपी विधानसभा में मिली हार के बाद अब अखिलेश ने MLC उपचुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। तो क्या अखिलेश के दांव से प्रदेश में बीजेपी होगी पस्त? देखते हैं ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की घोषणा कर दी है।
सपा ने कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाया है, जो 1 अगस्त को नामांकन करेंगी। कीर्ति मिर्जापुर के 96 विधानसभा से पहले भी प्रत्याशी रह चुकी हैं, लेकिन खास बात यह है कि वो आदिवासी समाज से आती हैं। सपा प्रमुख ने इस बार खास समीकरण और रणनीति के तहत कीर्ति कोल को प्रत्याशी बनाया है। विधान परिषद के 2 सदस्य अहमद हसन, जिनका कार्यकाल 30 जनवरी 2027 तक था, 20 फरवरी 2022 को निधन हो जाने, और ठाकुर जयवीर सिंह, जिनका कार्यकाल 5 मई 2024 तक था, 24 मार्च 2022 को त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण ये सीटें खाली हुई थी। इन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। 11 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के ठीक बाद वोटों की गिनती होगी। वहीं बीजेपी ने धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 9 अगस्त से देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा भी शुरू करने जा रही है। गाजीपुर से शुरू होने वाली ये पदयात्रा बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, भदोई होते हुए वाराणसी में खत्म होगी। इस यात्रा को 2024 लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। अगस्त क्रांति के अवसर पर 9 अगस्त को गाजीपुर सपा कार्यालय से निकलने वाली यात्रा 27 अगस्त को बलिया, 8 सितंबर को मऊ, 15 सितंबर को आजमगढ़, 3 अक्टूबर को जौनपुर, 14 को भदोई और 19 को वाराणसी पहुंचेगी। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने सभी विधायकों, जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं से पैदल यात्रा में हिस्सा लेने के लिए कहा है। इसके जरिए अखिलेश यादव प्रदेश की योगी सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेंगे और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर योगी सरकार का घेराव करेंगे। और बुलेटिन के आखिर में बात अधीर रंजन चौधरी के आरोपों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का मामला अब बीजेपी पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। राष्ट्रपति के अपमान को लेकर कांग्रेस को घेरने में जुटी बीजेपी अब खुद बैकफुट पर आती दिख रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर एक चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को लिखी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति के नाम को गलत तरीके से लेने का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति पर अमर्यादित टिप्पणी की। जब विपक्ष ने उन्हें घेरा तो अधीर ने राष्ट्रपति से लिखित में माफी भी मांग ली। उन्होंने अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर लिया। सफाई भी दी कि बांग्ला भाषी होने के चलते उनकी हिंदी कमजोर है, इसलिए गलती हो गई। अधीर की टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने 2 दिनों तक संसद नहीं चलने दी, लेकिन अब बीजेपी खुद ही इस मामले में घिरती दिख रही है। दरअसल अधीर को घेरने के चक्कर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कथित रूप से अपमान कर दिया और इसे लेकर अब कांग्रेस मोदी स्मृति से माफी की मांग कर रही है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर स्मृति ईरानी से माफी मांगने की मांग की है। अपने पत्र में अधीर ने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि जुबान फिसल जाने के कारण ही हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया का नाम अनावश्यक और अनुचित विवाद में घसीटा गया। ये अनजाने में हुई गलती इसलिए हुई क्योंकि मैं हिंदी में बहुत अच्छा नहीं हूं। मैंने अपनी गलती पर खेद व्यक्त किया है और माननीय राष्ट्रपति जी से क्षमा मांगी है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस तरह से श्रीमती स्मृति ईरानी सदन में माननीय राष्ट्रपति महोदया का नाम ले रही थी वो उचित नहीं था। वो माननीय राष्ट्रपति या मैडम या श्रीमती जैसे आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्ला रही थी। ये माननीय राष्ट्रपति के पद के स्तर को कम करने जैसा है। इसलिए मैं श्रीमती स्मृति ईरानी से बिना शर्त के माफी जारी करने की मांग करता हूं। अधीर ने तो माफी मांग ली, लेकिन क्या अब स्मृति ईरानी भी माफी मांगेगी या फिर माफी को लेकर संसद में सोमवार को फिर होगा हंगामा? तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।